हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस का शॉर्ट नोट्स बनाएंगे जिससे हम पेपर्स के एक दिन पहले अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज, टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, जिसकी एसआई यूनिट होती है कूलम, सिंबल कैपिटल सी, एंड वन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है इसकी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ऑल ऑब्जर्वेबल चार्जेस आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन q इज इक्वल प्लस माइनस ne वेयर n इज इक्वल इंटीजर नंबर्स। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। द टोटल इलेक्ट्रिक चार्जेस इन एन आइसोलेटेड सिस्टम कैन नेवर बी चेंज, जो आपके चेंज नहीं हो सकते हैं। आप बुक में देखेंगे तो इसमें ये भी लिखा होगा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में कि चार्ज नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली कैन बी कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी इमेजिनरी लाइंस होती हैं, जनरली नॉर्मल टू द कंडक्टिंग सरफेस। लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट टू द नेगेटिव चार्ज। इट नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर एंड नेवर फॉर्म क्लोज लूप, यानी कि ये यूनिडायमेंशनल होती हैं, पॉजिटिव से चल करके नेगेटिव की ओर जाती हैं और कभी भी क्लोज लूप को फॉर्म नहीं करती हैं। इसके बाद आपकी नेक्स्ट हेडिंग है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल आप समझेंगे, डाइपोल इज अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी। डाइपोल का मेजरमेंट बेटा सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर ऐसी क्वांटिटीज में किया जाता है। तो आपको मैं छोटा सा स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं। इसकी डायरेक्शन माइनस टू पॉजिटिव चार्ज की ओर होती है, जिसका सेंटर आप बोलेंगे, सेंटर से डिस्टेंस L प्लस L, ओवरऑल डिस्टेंस आपकी 12 हो जाएगी। और याद रखेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल आपकी वेरी स्मॉल क्वांटिटीज होती है, जिसका मेजरमेंट आप मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर में करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन। इसका फॉर्मूला बनेगा आपका E इज इक्वल 1/4πε0 2p अपॉन r³। अब इसका अगर हम डायग्राम समझें तो सबसे पहले आपको डाइपोल बनाना है, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। इसके सेंटर से कोई डिस्टेंस लेंगे हम p, और हमारी जो डिस्टेंसेस होंगी वो सेंटर से होंगी, तो हमने यहाँ लिया है स्मॉल r। सेंटर से इसकी डिस्टेंस होगी स्मॉल r। उसके बाद आपको नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज से पॉइंट p की डिस्टेंस फाइंड करनी है, तब जाकर के आपका एक्सियल पोजीशन का डायग्राम कंप्लीट होता है। उसके बाद आपकी नेक्स्ट हेडिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन, या इसी को कहा जाता है बेटा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पोजीशन। यानी आपको डाइपोल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है और पॉइंट P को सेंटर से कहीं पर सपोज करना है। तो अगर हम छोटा सा डायग्राम बना करके आपको समझाएं तो ये हमने बना लिया डाइपोल, माइनस चार्ज प्लस चार्ज, सेंटर आपका हो जाएगा डैश, यहाँ से परपेंडिकुलर और यहाँ से पॉइंट P को नेगेटिव चार्ज से मिला दीजिए और पॉजिटिव चार्ज से मिला दीजिए। अब आपको पता होगा बेटा कि अगर डाइपोल में हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अप्लाई करते हैं तो हमें जनरली ये पता होना चाहिए कि नेगेटिव चार्ज की और डायरेक्शन होता है, यानी नेगेटिव चार्ज में टुवर्ड द चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और पॉजिटिव चार्ज में अवे फ्रॉम द चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो आप इसको वेक्टर की हेल्प से सॉल्व करेंगे। पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वेक्टर E अप साइड में, और नेगेटिव चार्ज का वेक्टर होगा वेक्टर E डाउन साइड में। अब इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक साइन कंपोनेंट बनेगा और एक कॉस कंपोनेंट बनेगा। कॉस बनेगा हॉरिजॉन्टल में, तो आपके दो वेक्टर, एक माइनस चार्ज के कारण, एक पॉजिटिव चार्ज के कारण, तो ये हो जाएगा E1 साइन थीटा, एंड नीचे भी बनेगा E2 साइन थीटा। आपके ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि परपेंडिकुलर में है। इसके बाद आपका बनेगा बेटा E1 cos थीटा और दूसरा बनेगा E2 cos थीटा। आपको E1 cos थीटा और E2 का cos थीटा ये दोनों सॉल्व करने हैं, और आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होगी डाइपोल की डायरेक्शन की। ध्यान से देखिए, आपके डाइपोल की डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। उसके बाद आपका इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसके बाद आपकी नेक्स्ट हेडिंग है टॉर्क। टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको
हम रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से। वेक्टर टाउ इज इक्वल वेक्टर पी क्रॉस ई। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क को रखेंगे तो टॉर्क को रोटेट किया जाता है पी टू ई, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर रोटेट होगा, इसलिए वेक्टर लगेगा वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला जैसे ही वेक्टर रखेगा तो वेक्टर के साथ में आएगा साइन थीटा, पी ई साइन थीटा। और अगर आपको टाउ की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए तो आप सबको पता है कि थीटा की वैल्यू हमें क्या लेनी है, 90। जैसे ही हम 90 लेंगे, टाउ इज इक्वल पी ई साइन 90, ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। टाउ मैक्स इज इक्वल पी ई, बिकॉज साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। इसी के आगे देखेंगे बेटा गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड सरफेस फाई ई इज इक्वल वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी, यानी कि हमारी गॉस थ्योरम कहां पर एप्लीकेबल है, केवल क्लोज्ड सरफेस पर एप्लीकेबल है। इसका फॉर्मूला होता है फाई ई इज इक्वल वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी है। वेक्टर हटाएंगे बेटा, इनके बीच का एंगल आएगा, तो आप चाहें तो इसे यहां लिख सकते हैं ई डी ए cos थीटा, जिसकी वैल्यू q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होती है, वेयर q इनसाइड दैट मींस नेट चार्ज इन क्लोज्ड सरफेस। फाई ई इज इक्वल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, कि जितना फ्लक्स उस क्लोज्ड सरफेस से पास हो रहा है। अब इसके एप्लीकेशन है गॉस थ्योरम के। पहला एप्लीकेशन है फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पर आपकी लेंथ में पर यूनिट लेंथ चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। E इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन r न्यूटन अपॉन कूलम। और चार्ज डेंसिटी की जो आपकी वैल्यू होगी लैम्डा इज इक्वल क्यू बाई एल कूलम अपॉन मीटर होगी। फील्ड ड्यू टू अ प्लेन शीट ऑफ चार्ज, आपको प्लेन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। E इज इक्वल सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा की वैल्यू q अपॉन a यूनिट कूलम अपॉन मीटर स्क्वायर। फील्ड ड्यू टू अ चार्ज कंडक्टिंग प्लेट, अगर आप चार्ज कंडक्टिंग प्लेट्स के कारण, यानी दो प्लेट है आपके पास, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इन बिटवीन अगर आप फील्ड निकालेंगे तो E इज इक्वल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा। और अगर उनके फील्ड इनसाइड कंडक्टर, जैसे यहां लिखा हुआ है फील्ड इनसाइड कंडक्टर, तो कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज होता नहीं है, देयर इज नो चार्ज, देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे आपकी चार्ज कंडक्टिंग प्लेट लिखी हुई है, सेम यहाँ भी ऐसा होता है। अगर आप इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लेकिन अगर आप आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो एक वेक्टर आपका राइट साइड जाएगा, दूसरा वेक्टर आपका लेफ्ट साइड जाएगा, ओवरऑल आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 हो जाती है। फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर outside where small r is equal capital R, where small r is greater than capital R, E is equal 1/4 pi epsilon naught q upon r square Newton upon Coulomb। surface R is equal capital R, E is equal 1/4 pi epsilon naught, small r की जगह आपका capital R हो जाएगा, तो q upon r square यूनिट में नो चेंजमेंट Newton upon Coulomb। inside the surface of sphere small r is less than capital R, q is 0 बिकॉज कंडक्टर इनसाइड द कंडक्टर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होगा, क्योंकि चार्ज रिसाइड्स होकर के उसके सरफेस पे चला जाता है, इसलिए Q इज इक्वल 0, देन इंटेंसिटी इज ऑल्सो बी 0। अब विद डायग्राम समझेंगे बेटा कि फ्लक्स कैसे होगा। बेटा सपोज करिए हमने प्लेन शीट ले ली, ऐसे करके एक प्लेन शीट ले ली। अब प्लेन शीट का जो एरिया वेक्टर होता है बेटा, या तो आउटवर्ड बाहर की ओर होगा या तो इनवर्ड अंदर की ओर होगा। तो सपोज करिए कि हमारे जो एरिया वेक्टर है वो आपका आउटवर्ड डायरेक्शन में, और आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस प्लेन शीट से ऐसे पास हो रहा है। अब अगर इनके बीच में कोई एंगल नहीं बन रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर इनके बीच एंगल बन रहा है तो एरिया वेक्टर और ई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में एंगल कितना बनेगा, थीटा। तो जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा फाई ई प्रोपोर्शनल, वो हो जाएगा आपका सबसे पहले सरफेस एरिया के, कि आपकी प्लेन शीट का सरफेस एरिया कितना है। उसके बाद दूसरा जो कंपोनेंट है वो है आपका फाई ई प्रोपोर्शनल कॉस थीटा। आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स सबसे पहले एरिया पर डिपेंड करेगा, उसके बाद आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कॉस थीटा पर डिपेंड करेगा। अब इन दोनों को कंबाइन करेंगे, फाई ई प्रोपोर्शनल ए कॉस थीटा, प्रोपोर्शनल हटेगा, कांस्टेंट वैल्यू आएगी, फाई ई इज इक्वल ई ए कॉस थीटा, जिसको आप फाई ई इज इक्वल वेक्टर ई डॉट वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए लिखते हैं। वेक्टर हटेगा बेटा तो कॉस थीटा आएगा,
अब आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको समझ में आ रहा होगा कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ही ज्यादा फील्ड लाइन पास होगी, एंड हाउ मच फील्ड लाइन पासेस फ्रॉम द सरफेस एरिया द फ्लक्स इज मैक्सिमम वैल्यू। जितना ज्यादा आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए, आपको उसके लिए उतनी ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एक दूसरी भी डिफिनीशन होती है, क्या होती है, ध्यान से सुनिए, नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासेस फ्रॉम द सरफेस एरिया। नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासेस फ्रॉम द सरफेस एरिया, किसी भी सरफेस एरिया से जो फील्ड लाइन पास होती है, द मेजरमेंट ऑफ फील्ड लाइंस इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मेजरमेंट ही क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा। तो ये मैंने आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको समझाया। इसके बाद आप देखेंगे फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डेंसिटी। आपको इसके लिए इनफाइनाइट लेंथ की वायर लेनी है। ये हमारी जो वायर है ये इनफाइनाइट तक अप साइड भी जाएगी, इनफाइनाइट तक डाउन साइड भी जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू गॉस जब आप इस वायर को देखेंगे तो ये वायर अप साइड से देखने में भी सिलेंड्रिकल दिखाई देती है और डाउन साइड से देखने में भी सिलेंड्रिकल दिखाई देती है। तो ऐसा सपोज किया जाता है कि ये वायर जो है आपकी सिलेंड्रिकल है, तो हम यहाँ पर सिलेंडर का स्ट्रक्चर बना लेंगे। अब ध्यान से देखिए, कोई भी 3D डायग्राम होता है तो उसकी बेटा एरिया वेक्टर की डायरेक्शन आउटसाइड होती है। आपको हमेशा याद रखना है जहां पर भी 3D डायग्राम बनेगा, अब ये जो सिलेंडर है इसको आप कहीं से रोटेट करिए, इसका जो एरिया वेक्टर है वो कहां जाएगा, आउटसाइड में जाएगा। समझ में आ रही है हमारी बात। इसका एरिया वेक्टर आपको नोटिस करना है, इसको कहीं से भी रोटेट करेंगे तो इसका एरिया वेक्टर आउटवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, और इसका एरिया वेक्टर अगर देखेंगे ऊपर वाले का तो ये ऊपर की ओर जा रहा है, नीचे वाले का एरिया वेक्टर देखेंगे तो नीचे की ओर जा रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर इसके अंदर से होंगी तो ऐसे पास होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर वाले के लिए एरिया वेक्टर और फील्ड लाइन के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा, नीचे के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। लेकिन यहाँ पर एरिया वेक्टर और फील्ड लाइन के बीच में थीटा इज इक्वल 0 है, तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि एरिया वेक्टर और फील्ड लाइन के बीच का एंगल हो जाएगा 90 एंड cos 90 की वैल्यू हो जाएगी 0। तो आपको ये दो सरफेस एरिया के लिए फील्ड लाइन की वैल्यू नहीं फाइंड करनी है, आपको केवल फ्लक्स चाहिए। तो आप इस साइड में ले लीजिए या फिर इस साइड में ले लीजिए। हाउ टू रोटेट द सिलेंडर, आप इसको कहीं से भी रोटेट करेंगे तो एरिया वेक्टर आपका कहां होगा, इन फ्रंट ऑफ यू। 3D डायग्राम में आपको ये मोस्ट लर्न करके रखना है, दिमाग में रिमेंबर करके रखना है कि उसका एरिया वेक्टर आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। इसके बाद आपका इसी के नीचे की हेडिंग थी, उसकी डायग्राम मैं आपको बनाकर दिखाता हूं। फील्ड ड्यू टू अ प्लेन सीट ऑफ चार्ज। यहाँ पे हमने सपोज किया कि हमारी कोई प्लेन सीट है ऐसे। अब इसमें आपको एक चार्ज लेना है, पॉजिटिव और निगेटिव, या तो आप पॉजिटिव चार्ज ले लीजिए आप निगेटिव चार्ज ले लीजिए। अब आप कोई प्लेन सीट लेकर के ध्यान से देखिए, इसको जब हम फोल्ड करेंगे, कोई प्लेन सीट जब आप फोल्ड करेंगे तो आप फिर से नोटिस करिए कि ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। ये आपकी सिलेंड्रिकल फॉर्म में ऐसे कन्वर्ट हो जाएगी। और जैसे ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट होगी, इस बार आपका चार्ज इनसाइड है तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ऐसे जाएगी, और यहां से भी अगर आउटवर्ड डायरेक्शन में नोटिस करें तो ऐसे जाएगी। एरिया वेक्टर इस सरफेस का, ये जो हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया है, इसका एरिया वेक्टर भी सेम डायरेक्शन में है, वेक्टर ए, और फील्ड लाइन भी इसी डायरेक्शन में, वेक्टर ई। इसका एरिया वेक्टर भी सेम डायरेक्शन में है, वेक्टर ए और वेक्टर ई। अब आप यहाँ देखिए, नोटिस करिए, इसका एरिया वेक्टर जो होगा वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, वेक्टर ए, और फील्ड लाइन जो है वो इस डायरेक्शन में जा रही है, तो इनके बीच का एंगल कितना बनेगा, 90। तो आपको जब प्लेन सीट लेंगे आप, तो प्लेन सीट की वजह से आपको दोनों एरिया वेक्टर लेने हैं, आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद में फील्ड ड्यू टू अ चार्ज कंडक्टिंग प्लेट, आपको कंडक्टिंग प्लेट्स की वजह से फील्ड चाहिए, तो आपको उसके लिए दो प्लेट्स लेनी है ऐसे। एक पॉजिटिव प्लेट ले लीजिए, जैसे अभी मैंने प्लेन सीट लेकर आपको दिखाया। यहाँ पर आप एक पॉजिटिव प्लेट लेंगे बेटा, और यहाँ पर आप निगेटिव प्लेट लेंगे। अब ध्यान से देखिए, अभी मैंने इसके पहले बताया है आपको कि निगेटिव चार्ज की जो इंटेंसिटी होती है वो टुवर्ड्स द चार्ज होती है। तो अगर फील्ड लाइन की वैल्यू आपसे इन बिटवीन टू प्लेट्स पूछ रहा है, इन बिटवीन टू प्लेट्स, तो
पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी कहाँ होगी बेटा, अवे फ्रॉम द चार्ज। तो निगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी को हमने मान लिया E1 और पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी को मान लिया हमने E2, सेम डायरेक्शन में हो जाएंगी, इसलिए इसकी वैल्यू आएगी E इज इक्वल E1 प्लस E2। अब आप प्लेट 1 के कारण इंटेंसिटी का फॉर्मूला निकाल चुके थे, E इज इक्वल सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आप E1 और E2 दोनों की प्लेस में रखेंगे, क्योंकि ऐसा हमने सपोज किया है कि दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है। अब अगर आप आउटसाइड देखिए बेटा, हमने यहाँ पॉइंट बी को सेंटर में माना, अगर हम इसी पॉइंट बी को आउटसाइड डायरेक्शन में मानते हैं तो निगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी हो जाएगी टुवर्ड्स द चार्ज, जिसको आपने E1 सपोज किया था। इसके बाद में आप पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी को देखेंगे तो वो हो जाएगी अवे फ्रॉम द चार्ज। अब E1 और E2 की वैल्यू इक्वल है, इसलिए अपोजिट डायरेक्शन के कारण यहाँ अपोजिट साइन आएगा, E इज इक्वल E1 माइनस E2 और E1 E2 की वैल्यू इक्वल है, इसलिए इंटेंसिटी क्या हो जाएगी 0। अगर आप उसी पॉइंट को इस साइड में सपोज करेंगे तो ध्यान से देखिए, पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी होगी अवे फ्रॉम द चार्ज, जिसको आपने E2 माना है, निगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी होगी टुवर्ड्स द चार्ज। अब अगेन आप यहाँ पे देखेंगे E इज इक्वल एक वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में, एक वेक्टर उसके अपोजिट डायरेक्शन में, E1 माइनस E2, अगेन कैंसिल, आउटसाइड आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ही आएगा ड्यू टू डायरेक्शन। तो आपको ये समझ में आ गया है। इसके बाद में हम देखेंगे स्फीयर के लिए बेटा। स्फीयर जो आपका यूनिफॉर्मली चार्ज, सबसे लास्ट रीडिंग अभी मैंने कही थी, इसमें स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, स्मॉल r इज इक्वल कैपिटल R। तो यहाँ पे आपको एक स्फेरिकल कंडक्टर बनाना है, और स्फेरिकल कंडक्टर में 3 पॉसिबिलिटीज होती हैं। सबसे पहले आप कोई नॉन कंडक्टिंग मटेरियल ले सकते हैं जो आपका हॉलो स्फीयर हो, दूसरा आपका हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर हो सकता है, तीसरा आपका सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर हो सकता है। ये डेरिवेशन तीनों के लिए वैलिड होता है बेटा, चाहे आप ले लें हॉलो स्फीयर और चाहे आप ले लें हॉलो स्फीयर में कैसा, नॉन कंडक्टिंग भी ले सकते हैं, नॉन कंडक्टिंग, एंड आप कंडक्टिंग भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप सॉलिड कंडक्टिंग भी ले सकते हैं, सॉलिड कंडक्टिंग। इन तीनों में से कोई भी हेडिंग आपके सामने हो, आपको डेरिवेशन में याद रखना है, आपका जो चार्ज है वो रिसाइड्स टू द सरफेस, आपके सरफेस पर होता है। तो यहाँ पर ध्यान से नोटिस करना है आपको। सबसे पहले आप इमेजिनेशन करेंगे आउटसाइड डायरेक्शन में, तो आपको ऐसे इमेजिनरी स्फीयर सपोज करना है और पॉइंट बी को इसके सरफेस पे लेना है। आप एक बार रेडियस लेंगे स्मॉल r जो आपकी पॉइंट बी तक की होगी, और आपकी ओरिजिनल रेडियस हो जाएगी स्फीयर की कैपिटल R। और आपको फिर ध्यान से देखना है, आपका स्मॉल वेक्टर होगा वेक्टर dA और वेक्टर E, दोनों सेम डायरेक्शन में, थीटा की वैल्यू 0। फिर आपको क्या करना है, पॉइंट P को आपके ओरिजिनल रेडियस में सपोज करना है, तो आपकी स्मॉल r और आपके कैपिटल R की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल, बट अगेन वेक्टर E एंड वेक्टर dA सेम डायरेक्शन में होंगे, एंड थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसके बाद आपको अपना स्फीयर सपोज करना है इनसाइड द स्फीयर। तो यहाँ ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पर कोई चार्ज आपको प्रेजेंट दिख रहा है, Q इज 0 एंड Q 0, देयर इज इंटेंसिटी ऑलवेज बी 0। देखिए बेटा, इसी का एक टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस का। तो कूलम्ब्स लॉ में हम विद डायग्राम समझेंगे, फोर्स बिटवीन 2 चार्ज पार्टिकल्स। आपको एक पॉइंट लेना है, पॉइंट ए एंड सेकेंड पॉइंट लेना है आपको पॉइंट बी। आपको इनके बीच की डिस्टेंस लेनी है स्मॉल r, एंड आपका ये पॉइंट पर चार्ज हो सकता है पॉजिटिव, पॉइंट बी पर भी चार्ज हो सकता है पॉजिटिव, पॉइंट डी पर चार्ज हो सकता है निगेटिव, पॉइंट बी पर भी चार्ज हो सकता है निगेटिव, एंड अदर कंडीशन पॉइंट ए पर नेगेटिव चार्ज एंड पॉइंट बी पर पॉजिटिव चार्ज। इसका जस्ट अपोजिट पॉइंट ए पर पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, पॉइंट बी पर आपका नेगेटिव चार्ज हो सकता है। तो आपको जो कूलम्ब्स लॉ है वो ये कहता है कि दोनों पार्टिकल्स के बीच का जो अमाउंट ऑफ चार्ज है, द प्रोडक्ट ऑफ अमाउंट ऑफ चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स। आपके जो चार्ज की अमाउंट है वो डिसाइड करेगी कि आपका अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्शन फोर्स कितनी पावर का होगा। तो यहाँ पे आपको इनके बीच की डिस्टेंस स्मॉल r दिखाई दे रही है, मैंने आपको 4 पॉसिबिलिटीज बना के दिखाई।
तो अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है बेटा तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अगर निगेटिव पॉजिटिव चार्ज है तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अगर निगेटिव नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे देखिए अगर निगेटिव नेगेटिव चार्ज है तो भी ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। इसके बाद में निगेटिव पॉजिटिव चार्ज है तो आपको ध्यान से देखना है ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। पॉजिटिव निगेटिव है तो भी ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा यानी अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। आपकी जो फोर्स की वैल्यू है वो प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के प्रोपोर्शनल में होगी और उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होगी। इसको जब आप कंबाइन करके लिखेंगे F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, प्रोपोर्शनल हटेगा बेटा आपका F इज इक्वल कैपिटल K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। फोर्स की यूनिट ऑलवेज रिमेंबर न्यूटन, वेयर कैपिटल K is equal 1 upon 4 pi epsilon naught and unit is Newton meter square upon Coulomb square। इसकी वैल्यू न्यूमेरिकली 9 into 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। आप इसको रिमेंबर रखेंगे। तो देखिए फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, तो ये हमने आपको वेक्टर फॉर्म में लिख रखा है। अब आप ध्यान से नोटिस करिए अगेन डायग्राम में, अगर हम दूसरा डायग्राम आपको बना के समझाएं कि वेक्टर फॉर्म कैसे वर्क करेगा, वेक्टर फॉर्म आपके लिए कैसे वर्क करेगा। आपको एक पॉइंट लेना है बेटा ए, उसके लिए आप 1 लिख सकते हैं। सेकेंड पॉइंट लेना है आपको 2। अब सपोज करिए यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है और यहाँ भी कोई पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। इनके बीच की डिस्टेंस है आपकी वेक्टर आर। वेक्टर आर इज अ डिस्प्लेसमेंट, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो हमने यहाँ पे वेक्टर आर लिया। अब अगर पहला चार्ज सेकेंड चार्ज पर फोर्स अप्लाई करेगा, पहला चार्ज यानी फर्स्ट चार्ज आपका सेकेंड चार्ज पर फोर्स अप्लाई करेगा, तो आप इसे लिखेंगे F12 एंड सेकेंड चार्ज जब फर्स्ट चार्ज पर फोर्स अप्लाई करेगा तो आप इसे लिखेंगे F21। सही बात आपको समझ में आ रही होगी। अगर फर्स्ट चार्ज सेकेंड चार्ज पर फोर्स अप्लाई करेगा तो आप उसे लिखेंगे F12 एंड सेकेंड चार्ज जब फर्स्ट चार्ज पर फोर्स अप्लाई करेगा तो उसे लिखेंगे आप F21। और फोर्स वेक्टर क्वांटिटी तो आप वेक्टर लगा देंगे। आप फिर से ध्यान से देखिए, फर्स्ट चार्ज जब आपका सेकेंड चार्ज पर फोर्स अप्लाई कर रहा था तो आप कहां से कहां जा रहे हो बेटा, फर्स्ट चार्ज टू सेकेंड चार्ज। तो आप इसको लिखोगे वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2, वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। और जब आपका सेकेंड चार्ज फर्स्ट चार्ज पे फोर्स अप्लाई कर रहा था तो आपकी डायरेक्शन थी, तो आप इसे लिखेंगे वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। अब आपको ध्यान से यहां देखना है कि वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इनके बीच का पोजीशन। तो आप लिख सकते हैं कि वेक्टर R इज इक्वल वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 इज ऑल्सो इक्वल वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। ये बात समझ आई आपको। तो इनका जब हम फोर्स का फॉर्मूला लिखते हैं तो F12 वेक्टर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 Q, और यहाँ R कैप जो इसकी यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, R कैप 12 यूनिट अगेन न्यूटन। इसी तरह जब हम सेकेंड फोर्स को लिखेंगे F21 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 क्यूब, R कैप R21 यूनिट अगेन न्यूटन। अब देखिए दोनों की वैल्यू सेम आएगी, बट कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या कहते हैं बेटा, कंजर्वेटिव फोर्सेस कहते हैं ओवरऑल फोर्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। फर्स्ट चार्ज आपका सेकंड चार्ज पर फोर्स अप्लाई कर रहा है तो F12, सेकंड चार्ज आपका फर्स्ट चार्ज पर फोर्स अप्लाई कर रहा है F21। तो कंजर्वेटिव फोर्स के अकॉर्डिंग आपको वेक्टर F इज इक्वल वेक्टर F12 प्लस वेक्टर F21,
वेक्टर F21 ये लिखेंगे आप, तो आपका ओवरऑल फोर्स क्या होता है बेटा, 0 होता है। तो इन दोनों में से किसी एक को निगेटिव लेना पड़ेगा आपको, तो आप यहाँ लिखेंगे वेक्टर F12 इज इक्वल माइनस वेक्टर F21। इस प्रकार से आपका वेक्टर फॉर्म कंप्लीट होता है। इसके बाद में नीचे लिखा है बेटा फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। अब सपोज करिए आपके पास अलग अलग पॉइंट चार्ज रखे हुए हैं, तो आपको किसी एक पॉइंट को क्या करना है, कंफर्म लेके चलना है। उसके बाद में आप अपनी डिस्टेंस को बढ़ाते रहेंगे, तो वेक्टर F इज इक्वल वेक्टर F12 प्लस वेक्टर F13 प्लस वेक्टर F14 प्लस वेक्टर F15 डैट 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 सो ऑन। आप उन सभी फोर्सेस को ऐड करेंगे तो आपको टोटल अमाउंट ऑफ फोर्स मिल जाएगा। ये लेक्चर आज का यही समाप्त होता है। आई होप कि मुझे लगता है ऐसा कि आप घर में रिवीजन करेंगे, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि हमें और किस लेक्चर में वीडियो बनानी है।